Welcome to my channel. Today I am discussing about the internal conversion of electron. Before starting my video and before starting my topic, please like and share my video and also subscribe my channel. Okay, now let's start the topic. The topic is internal conversion of electron. अब सबसे पहले इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये सब क्या चीज़। अब आप सबको पता है कि हमारे पास जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिटिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होते हैं, हाई एनर्जी शेल्स, लो एनर्जी शेल्स। यानी कि जैसे कि आप इधर देख सकती हैं, के शेल है, ये एल शेल है, ये एम है, और उससे अगला वाला क्या होगा, एन शेल होगा। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 होते हैं, इस तरह से एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारा हाई एनर्जी लेवल ऑफ शेल्स बढ़ता जाता है। अगर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है, वो ज़्यादा उसके न्यूक्लियस उस पर ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती है। यानी कि न्यूक्लियस की जो ग्रिफ्ट होती है वो उस पर के शेल पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एन शेल, क्योंकि वहाँ तक उसकी ग्रिप नहीं जाती। ठीक है। इसी तरह से अब हमने इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है कि इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उनके जैसे हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं और लो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट होती है, हाई एनर्जी स्टेट्स होती है। इसी तरह से जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट, इनकी भी लो एनर्जी स्टेट्स भी होती हैं और हाई एनर्जी स्टेट्स भी होती हैं। अब ये इनकी किस तरह से लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट होती है। ये जो न्यूक्लियस है ये भी इटसेल्फ अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करता है, मतलब ये भी रोटेशन, इसकी भी सर्कुलर मोशन होती है। लेकिन इसकी सर्कुलर मोशन इस कदर स्लो होती है कि हम उससे देख नहीं पाते, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। एज यू नो डेट कि हम लोग अपनी अर्थ से बाहर देखें स्पेस में, जितने भी स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, ये सब के सब अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, राइट। हमारी खुद की अर्थ अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करती है। अल्लाह ताला का कानून है कि जितनी भी चीज़ें जो हैं कायनात में एग्जिस्ट करती हैं वो सब के सब अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करती है। इस तरह से न्यूक्लियस भी अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करता है। लेकिन इसके रिवॉल्वमेंट की जो स्पीड होती है वो इस कदर कम होती है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। और इसके अलावा आपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पढ़े होंगे जिनके एटॉमिक नंबर, मैसेज नंबर ज़्यादा होते हैं। अब न्यूक्लियस की हाई एनर्जी स्टेट और लो एनर्जी स्टेट का हमें कैसे पता चल सकता है। इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट इस तरह से होती है कि कोई वो ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, वो उसमें जो न्यूक्लियस की स्टेट होती है वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट पे होता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है। हम लोग अनस्टेबल ही कहते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में अगर मैं देखो एनशेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एटम अनस्टेबल, हम उसका रिएक्शन कर रहे हैं विद अनदर एलिमेंट के साथ। रिएक्शन कराने के बाद वो क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करता है। इसी तरह से न्यूक्लियस का हिसाब होता है। अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर या मैस नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भी क्या होता है, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने लग जाता है। वो अपने आप को फिर अनस्टेबल होता है। उसने भी अपने आप को स्टेबल करना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट जैसे पीयू है, ठीक है, और बहुत बड़े जैसे लेंथेनाइट सीरीज आ जाती है हमारे पास, एक्टेनाइट सीरीज आ जाती हैं पीरियोडिक टेबल के लास्ट में, ठीक है। अब ये सारी की सारी सीरीज ऐसी हैं जिनमें टॉपिक नंबर और मैसेज नंबर ज़्यादा है। इस वजह से इनका जो न्यूक्लियस है ना वो क्या अनस्टेबल है, या फिर वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट पे। अब अल्लाह ताला ने ये कानून रखा हुआ है इस न्यूक्लियस का कि इस न्यूक्लियस का ये नेचुरल वे है। नेचुरल वे इस तरह से कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना खुद ब खुद ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। आप लोगों को पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद चलते हैं। उनको चलाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी दूसरे एलिमेंट की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद अपना रिएक्शन करते हैं, उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। अब न्यूक्लियस जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ लाने के लिए। यानी कि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ लाने के लिए वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करता है और गैमा रे एमिट करता है। ठीक हो गया। ये गैमा रे इसने एमिट कर दी, ठीक है। अभी बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियस अपनी हाई एनर्जी स्टेट में, वो कौन से ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो अपनी हाई एनर्जी स्टेट में, तो हमें कैसे पता चलता है, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर, मैसेज नंबर ज़्यादा होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ होता है, या फिर वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट की तरफ होता है। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करते हैं, एटम्स को स्टेबल करने के लिए हमको रिएक्शन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस अपनी रिएक्शंस खुद करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, गैमा रे एमिट करते हैं। अच्छा, एक और बात, अब जब यहाँ पे गैमा रे एमिट होती है, यहाँ पे 2 टाइप्स की रिएक्शंस होते हैं। एक हमारे पास इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास इंटरनल पेयर प्रोडक्शंस होती हैं, ठीक है, इंटरनल पेयर प्रोडक्शन। अब क्या हो गया, अब ये न्यूक्लियस ने गैमा रे एमिट कर दी। अब एक गैमा रे के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी, सम एनर्जी मूव करेगा। अब ये मूव कर अपने इस ये हमारे पास क्या रेडियो एक्टिविटी के है, ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं। अब हमें पता है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। जितने भी आप रेडियो एक्टिव रिएक्शंस देख लें, गैमा डीके जितने भी हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, सारे के सारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। अब जब ये इसने एमिट कर दिए गैमा रे, इस न्यूक्लियस ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अब ये न्यूक्लियस हो गया स्टेबल और ये इतनी लोअर एनर्जी स्टेट पे आ गया, ग्राउंड स्टेट पे आ गया। अब इसने गैमा रे एमिट की तो सबसे पहला शेल इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे के शेल।
के शेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के पास ये जाएगा, स्ट्राइक करता है, ऐसे मिड टू आई शेल में गया तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब उसने स्ट्राइक किया, ये के शेल का है, ठीक है। और यहाँ से गैमा रे आई, गैमा रे आई इसके पास कुछ सम एनर्जी थी, इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया तो इस गैमा रे ने अपनी सारी की सारी एनर्जी दे दी इस इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। क्योंकि गैमा रे होती क्या, सम एनर्जी है ना, जब उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर दी, जब वो उसके साथ उसने स्ट्राइक किया तो फिर क्या होगा, वो गैमा रे डिमिनिश्ड हो जाएगा, गैमा रे खत्म होगा। अब सारी की सारी एनर्जी किसके पास आएगी, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन के पास इस कदर इनफ एनर्जी आ गई कि वो एटम से भी बाहर निकल सकता है, उसकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। आयोनाइजेशन यही होती है ना कि इतनी एनर्जी दी जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर कि वो इजीली आयनाइज हो या एटम से रिमूव हो जाए। अब क्या होगा, ये जो एनर्जी इस गैमा रे की वजह से इसको मिली है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगी, निकल जाएगा और यहाँ पे एक वैकेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, समझ आई। अभी हमारे पास एक वैकेंसी यहाँ पे इस तरह से खाली होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या चला गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव होगा। अब यहाँ पे एक वैकेंसी खाली होगा, हमें पता है ये भी नेचुरल फ्लो है कि जब भी किसी सेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है तो नेक्स्ट सेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए फॉल डाउन हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैस्केड ऑफ एटम, ठीक है, ये होता है कैस्केड। अब जब ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाता है तो वैकेंसी खाली हो जाती है, तो जो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह से कैस्केड ऑफ एटम हो जाता है। अब ये हो गया, अब इस तरह से अब जब ये प्रोसीजर हो रहा होता है ना कि अभी के शेल यहाँ पे वैकेंसी खाली होगी, अभी एल शेल में है, एल शेल एल शेल में यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई सपोज दैट हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसकी वैकेंसी को फिल कर दिया। अब जब इस वैकेंसी को फिल करता है, अब हम सबको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल की तरफ जाता है तो क्या कर रहा होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाता है, हर शेल में से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता 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 बाहर उसकी आयनाइजेशन होती है। इसी तरह से अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कैस्केड ऑफ एटम हो रहा है ना, कैस्केड ऑफ एटम में क्या होता है कि जो शेल इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल की तरफ मूव कर रहा है, जब ये लोअर एनर्जी शेल की तरफ मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की फॉर्म में ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज आउट कर देगा। अब जब एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी करेक्टरिस्टिक एक्सरे की फॉर्म में, अब क्या होगा कि एक और अब ये जो एनर्जी आएगी, सपोज दैट ये एनर्जी जाके स्ट्राइक कर दी उसी शेल के इलेक्ट्रॉन से या फिर तीसरे शेल में, यानी कि जो कि एम शेल है वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, अब ये एनर्जी अपनी उसको दे देंगे, जब ये एनर्जी उसको देंगे तो हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिमूव हो जाता है और इस इफेक्ट को हम ऑगर इफेक्ट भी कहते हैं, यही ऑगर इफेक्ट था, ठीक है, इसको हम ऑगर इफेक्ट भी कहते हैं। इसी तरह से रिएक्शंस होते जाते हैं, वैकेंसीज फिल होती जाती हैं, एक्सरेज बनेगी, ये इसको हम इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, समझ आई बात नहीं। इसको कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कि एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है, जो है न्यूक्लियस की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जब न्यूक्लियस ने अब स्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल था, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब उसने क्या किया, गैमा रे एमिट की, उस गैमा रे की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन के पास गई, उस गैमा रे ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर की, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या कहलाता है, इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैं आपको ये बताने चाहती हूँ कि जब गैमा रे इमिट कर रहा होता है ना न्यूक्लियस, एक तो इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा इंटरनल पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इंटरनल पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इंटरनल पेयर प्रोडक्शन जो है बेसिकली ये होता है कि ये जैसे डायरेक्ट सारी की सारी एनर्जी ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर देता है और साथ में पॉजिट्रॉन आपको पता है एंटी इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और पॉजिट्रॉन कहते हैं, कि हमें पता है हर इलेक्ट्रॉन हर पार्टिकल का एंटी मौजूद है, ठीक हो गया। इसी तरह से ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन को भी कन्वर्ट कर देता है। पॉजिट्रॉन को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर जाता है, रिमूव होता है, तो क्या होता है कि वो अगर वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एनालाइजेशन पॉजिटिव फॉर्म में। इसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हुआ, उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी इमिट होता है, उसको एनर्जी कौन देता है, उसको भी एनर्जी यही गैमा रे की एनर्जी की वजह से मिलती है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जब न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए गैमा रे इमिट करता है तो 2 रिएक्शन हो रहे थे, एक इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इंटरनल पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जब वो इमिट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, एक वैकेंसी खाली हो जाती है, उसकी वजह से कैस्केड ऑफ एटम का रूल आता है कि हाई एनर्जी शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर शेल एनर्जी में आता है और उस वैकेंसी को फिल कर देता है। जब इस तरह से वो आ रहा होता है हाई एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में, तो हमें पता है एक रूल होता है कि जब ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ, वो क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एनर्जी रिलीज करेगी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज उसी शेल यानी कि एल शेल के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर स्ट्राइक कर देगा, किसी और शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर स्ट्राइक करता है, जब वो स्ट्राइक करता है तो या फिर के शेल के किसी इलेक्ट्रॉन के शेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं, जिस तरह से हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन भी मूव होता है और इस इफेक्ट को हम ऑगर इफेक्ट भी कहते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय लेक्चर। ओके, खुदा हाफिज़।